Hello everyone, this is Kamran Nisha and welcome all of you in our book. So today we are going to discuss about development, विकास. आखिर विकास होता क्या है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विकास क्या होता है तो आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें पढ़ना बहुत पड़ता है और अगर ना पढ़ना पड़े तो हमारे लिए वो होगा विकास. तो इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज़ है कि हर वक्त सबके माइंड में ये क्वेश्चन आता है वाई टू रीड एनसीईआरटी. आखिर हम लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना क्यों पड़ता है. तो आखिर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते क्यों हैं. तो सबसे पहला चीज़ जो एनसीईआरटी है ना वो एक बेस है. जैसे कि एक हम लोग अगर घर खड़ा करते हैं तो उसके लिए एक नींव रखना पड़ता है और नींव अगर मजबूत हो तो घर भी मजबूत होता है. उसी तरह एनसीईआरटी एक बेस है जिससे कि हम लोग आगे का अपना जो भी पढ़ाई है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं. और अगर हम लोग इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है. और अगर हम एक एक टॉपिक एनसीईआरटी का बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना तो समझ जाइए कि हम लोगों का बहुत हद तक 30 to 40% तैयारी अच्छे से हो जाता है. काफ़ी टॉपिक्स होते हैं. तो सबसे पहला चीज़ इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डेवलपमेंट. विकास क्या होता है. तो जैसा कि मैंने कहा कुछ लोगों के लिए होगा कि पढ़ना बहुत पड़ता है तो ना पढ़ना पड़े वो विकास होगा. और वैसे ही अगर किसी के पास ये नहीं है गाड़ी नहीं है तो वो लोग सोचेंगे अगर मेरे पास गाड़ी आ जाए तो वो मेरे लिए विकास हो जाएगा. तो ये तो हो गई. और अगर मेटेरियलिक थिंग्स अब अगर मान लेते हैं कोई ऐसा है जिसे इज्जत नहीं मिल रही है तो वो सोचेगा कि अगर मुझे इज्जत मिल जाए तो वो मेरे ज़िंदगी का विकास होगा. इसमें हम लोग एक पर पर्सन के साथ साथ हम लोग नेशनल डेवलपमेंट भी देखेंगे कि आखिर पूरे नेशन का डेवलपमेंट किस तरह से होता है. उसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ेंगे, लिटरेसी रेट और साथ ही साथ बॉडी मास इंडेक्स. और इसमें हम लोग और भी पढ़ेंगे जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या है कि हम लोग जानेंगे कि एक ह्यूमन का किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है और ये रिपोर्ट कौन निकालता है और किस तरह से ये रिपोर्ट जो है कि पब्लिश होता है और किस तरह से इसको ये किया जाता है देखा जाता है. और सस्टेनेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी क्या होता है. सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कि हम लोग अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसको इस तरह से यूज़ करें कि अभी वाले जनरेशन को भी कमी ना हो और आगे आने वाले जनरेशन को भी किसी चीज़ का कमी ना हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. तो सबसे पहला ये है कि हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट विकास क्या होता है. तो फॉर डिफरेंट पीपल अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होता है. ठीक है. और अगर हो सकता है कि अगर अगर कोई एक चीज़ किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो तो वो दूसरे के लिए ना हो. अब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक फार्मर है. ठीक है. एक लैंड जिसके पास अपना लैंड नहीं है वैसा कोई फार्मर है तो उसके लिए विकास क्या होगा. उसके लिए विकास होगा कि उसे अच्छे दर मिल जाए उसके मजदूरी का और वो भी अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके और उससे भी उस बारिश अच्छी हो और उसकी अनाज अच्छी हो. और अगर मान लेते हैं कोई प्रोस्पेरस फार्मर है उसका क्या होगा. उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा. तो उसके लिए हो सकता है कि डेवलपमेंट होगा उसके लिए होगा डेवलपमेंट कि वो जो है कि अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सके. उसके लिए ये होगा. और साथ ही साथ उसको अपने लैंड पे चीप लेबर मिल जाए यानी कि कोई कम पैसों में काम करने वाला किसान वैसा मिल जाए कि जो उसके लैंड पे काम कर सके और उसे अपने अनाज का सही दाम मिले और ज़्यादा दाम मिले और वो ज़्यादा प्रोस्पेरस हो सके. ठीक है. तो अब है जैसा कि मैंने बताया डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. ठीक है. तो हो सकता है कि जो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए ना हो. अब वो कैसे. अब देख लेते हैं कि जो बड़ा फार्मर है उसके लिए डेवलपमेंट है कि हमको जो है चीप लेबर मिल जाए और वो कम पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाए. और वही एक जिसके पास लैंड नहीं है वो फार्मर जो गरीब है वो तो ये सोचेगा ना कि हम अगर काम कर रहे हैं मजदूरी करें तो हमको और ज़्यादा पैसा मिल जाए. तो अगर मान लेते हैं इसमें से इन दोनों में क्या होगा अगर एक का जो भी ख्वाहिश है वो पूरा होगा तो वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा. तो यहाँ पर यही है कि डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. एक के लिए ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एक के लिए डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए भी हो. वो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है. अब जैसे कि कोई बहुत ही बड़ा क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट है. ठीक है. और वो लगाना चाहता है अपना इंडस्ट्री. मान लेते हैं नदी के किनारे वो इंडस्ट्री लगाना चाहता है या फिर वो डैम बनाना चाहता है. तो वहाँ पे जो नदी के किनारे रह रहे होंगे लोग उन लोगों को क्या होगा कि वहाँ से हम लोगों को हटाना पड़ जाएगा. बोलना पड़ेगा कि आप लोग जाइए यहाँ से हटाना पड़ जाएगा. तो उससे क्या होगा
कि ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट था इसके लिए तो ये डेवलपमेंट हो जाएगा, लेकिन इन लोगों के लिए क्या होगा कि ये डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा ना। तो वो लोगों को वहाँ से हटना पड़ रहा है, अपना घर छोड़कर हटना पड़ रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ और भी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो मटेरियल थिंग है वही डेवलपमेंट हो। अब जैसे के लिए और भी होता है, और भी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों के लिए डेवलपमेंट होती है। अब मान लेते हैं कोई बहुत कम पैसा कमाता है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा, वो चाहेगा कि हम और ज़्यादा पैसा कमा पाए, तो मोर इनकम। मान लेते हैं किसी के साथ जैसे कि कोई पहले क्या होता था कि नीची कास्ट वाले के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा अनटचेबिलिटी, भेदभाव होता था। तो वैसे लोग क्या चाहेंगे कि हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिले समाज में। उसके बाद जैसे कि लड़कों को फ्रीडम मिलता है, आज़ादी मिलता है, उसी तरह अगर कोई लड़की होगी तो वो चाहेगी कि मुझे भी फ्रीडम मिले अपने भाई की तरह। तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा। उसके हमारे पास जॉब का सिक्योरिटी हो। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का जॉब है वो फिक्स नहीं है, वो कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो वो चाहेगा ना कि मेरा जॉब परमानेंट हो जाए। उसके बाद फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली, और वो अपने फैमिलीज़ के लिए सही कर पाए। अब इन्वायरमेंट के लिए देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई चीज़ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि कुछ बनाना चाहता है, ठीक है, और वो उसके लिए क्या करेगा कि पेड़ को काट देगा। वहाँ से वो पेड़ को काट देगा तो इन्वायरमेंट को तो नुकसान होगा ना। इससे तो सभी को नुकसान होगा, सिर्फ वो अकेले तो किसी इंसान का नुकसान नहीं होगा, सभी को नुकसान होगा। तो इसीलिए फिर क्या है कि इन्वायरमेंट को भी हम लोग को बचाना चाहिए, वो भी होगा डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। यहाँ तो हम लोग एक एक इंसान के बारे में बात कर रहे थे ना, कि एक इंसान के डेवलपमेंट किस तरह से हो सकता है, और उसे हम किस तरह से जो है कि उसको क्या मिलेगा तो उसके लिए वो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट में क्या होता है कि उसमें पूरे नेशन के लिए डेवलपमेंट होना चाहिए। यानी कि पूरे नेशन, यानी कि अगर कोई कंट्री है तो उसमें इतना कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने उसमें जो रह रहे लोग हैं उसका वो सारा ख्वाहिशात और सारा चीज़ पूरा कर पाए। और इसे हम लोग किस तरह से नापते हैं किसी का नेशन का डेवलपमेंट। अगर जैसे कि हम लोग अगर कोई चीज़ का नाप रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ चावल है, उसको अगर हम नाप रहे हैं तो उसको हम किस चीज़ में नापेंगे, ऑफकोर्स केजी में नापेंगे, किलोग्राम और ग्राम में नापेंगे। उसी तरह से अगर हम लोगों को एक पूरे नेशन के बारे में जानना है कि वो डेवलप है या किस तरह से है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक का निकालता है। ये 2006 में एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला। इसमें इसमें कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता था उनके पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर किसी भी कंट्री का $12 12,056 से ज़्यादा है तो वो रिच और डेवलप्ड माना जाएगा। और वहीं अगर किसी का पर कैपिटा इनकम $955 है या उससे कम है तो वो जो है कि लो और अंडर डेवलप्ड माना जाएगा, ठीक है। और अगर इंडिया का कितना है, उसी वक्त इंडिया का कितना है, $1820। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना ही ये इससे ज़्यादा है और ना ही इससे कम है। तो हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री में आता है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में आता है, ना ही डेवलप्ड और ना ही अंडर डेवलप्ड में। अब यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है कि UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो इसमें और भी क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि एजुकेशन लेवल कैसा है उस कंट्री में। सिर्फ हम ये नहीं देखेंगे कि वो पैसा कितना कमाता है, क्योंकि पैसा अगर सिर्फ देखेंगे तो हम लोग को सारा चीज़ उतने अच्छे से पता नहीं चल पाएगा। तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि उसमें पैसा कितना कमाता है, हेल्थ स्टेटस क्या है वहाँ लोगों का, और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ देखते हैं। तो हम किसी भी ये का नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग नेशनल इनकम निकालने के लिए सबसे पहले वहाँ का GDP प्लस फॉरेन इनकम प्लस कर देंगे तो हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाएगा। ये हम लोग आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे कि GDP क्या होता है, ठीक है। तो फाइनल GDP क्या होता है, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। मान लेते हैं कोई एक कंट्री है, ठीक है, इसके लैंड बाउंड्री के अंदर जितना भी सामान बन रहा है ना, जो भी गुड्स बन रहा है वो सब को हम उस सब का जो फाइनल ये है, फाइनल जो उसका प्राइस है उसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा GDP, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज इनकम किस तरह से हम लोग निकालते हैं किसी कंट्री का, यानी कि पर कैपिटा इनकम किस तरह से निकालते हैं। तो हम लोग टोटल इनकम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो हम लोगों को एवरेज इनकम उस कंट्री का पता चल जाएगा कि वो कितना कमाता है या वहाँ पर कितने ये हैं। तो बुक ये NCERT का बुक में ये भी दिया हुआ है कि वहाँ पे 3 स्टेट्स को कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा स्टेट्स है, केरला है, पंजाब है और साथ में बिहार है। तो यहाँ पे हम लोग पर कैपिटा इनकम के साथ साथ और भी चीज़ें देखते हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है,
यानी कि किसी भी एक साल के अंदर 1000 में से कितने बच्चे जो है कि अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले उनका डेथ हो गया, उसको कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो उसको हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी, तो उसका रेट हम लोग किस तरह से निकालते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेथ 1 ईयर डिवाइडेड बाई 1000 बॉर्न इन अ ईयर, यानी कि उस साल कितने बच्चे हुए उससे हम लोग कितने का डेथ हो गया उससे डिवाइड कर देते, तो हम लोगों को इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मिल जाता है। अब लिटरेसी रेट क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द, इसमें क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि कितने प्रोपोर्शन बच्चे जो है कि जो 7 और उससे ऊपर के हैं वो लोग जो है कि लिख पढ़ पा रहे हैं, किसी चीज़ को समझ पा रहे हैं। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो में मतलब कि कितने बच्चे जो है कि 14 से 15 साल के कितने बच्चे जो हैं कि जा रहे हैं स्कूल और वो रेगुलर स्कूल जा रहे हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वैसा डेवलपमेंट जो कि हम लोग किसी भी सराउंडिंग को डैमेज किए बिना, यानी कि हम लोग जैसे कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो हम लोग उससे किसी और को नुकसान ना हो, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कि हम लोग जो है कि वैसा प्रोसेस जिसमें कि हम अभी के जनरेशन के लिए भी, अभी के जनरेशन को नीड भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आगे आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी बचा के रख रहे हैं, यानी कि उनके लिए भी भरपूर मात्रा में सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। अब जैसे कि फॉसिल फ्यूल तो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, तो अगर उसको हम लोग अभी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा, आगे आगे आने वाले समय में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फिर वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो उससे क्या होगा कि आगे आने वाले जो जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं चल पाएगा कि फॉसिल फ्यूल नाम का भी कुछ सब्सटेंस होता था, ठीक है। तो ये तो हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो। अब हम हर एक टॉपिक देखिए, एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि कोई भी टॉपिक जो है कि काफ़ी मतलब कि शॉर्ट में दिया रहता है, वो तो 10 क्लास के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसको हम उस तरह से अपने एग्ज़ाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। हम लोगों को क्या करना होगा ना कि उसको अपने तरीके से पढ़ना होगा जो कि हम लोग एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग 10 क्लास वाला चीज़ अगर लिखेंगे एग्ज़ाम में जाके तो वो तो काफ़ी छोटे बच्चों जैसा लगेगा। तो इसमें हम लोगों को डेवलपमेंट दिया गया था, लेकिन उसमें नहीं बताया गया था कि किस तरह से क्या होता है डेवलपमेंट, जो है कि ये रिलेट करता है किसी भी ह्यूमन का ग्रोथ हो और उसका जो कैपिटल है वो बढ़े और साथ ही साथ इनइक्वालिटी जो है वो कम हो जाए और स्ट्रक्चरल चेंजेस आए और जनरल पॉपुलेशन का जो भी लाइफ है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए। तो ये होता है डेवलपमेंट, यानी कि हर चीज़ को हम लोग इसमें मेज़र करते हैं और इसमें जो है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट भी देखते हैं कि ताकि वो पॉजिटिवली आगे बढ़ पाए। तो इसको डेवलपमेंट का एम क्या होता है, ताकि ये एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट लोगों के लिए क्रिएट कर सके, वो लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, इंजॉय कर सके और एक हेल्दी लाइफ जी सके और साथ ही साथ वो क्रिएटिव लाइफ जी सके, ठीक है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, तो ज़रूरी नहीं है कि एक के लिए जो हो दूसरे के लिए भी वो हो। डेवलपमेंट गोल्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है दूसरों के लिए, जैसे कि अब डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि वो डैम बनाए, उससे क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, तो उसके लिए तो ये तो डेवलपमेंट है। लेकिन सेम डैम में भी डिस्ट्रक्टिव उन लोगों के लिए जिनको वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है। और साथ साथ अगर हम डैम बना रहे हैं तो वहाँ तो काफ़ी सारा जो ज़मीन है वो पानी के नीचे दब जाएगा, वहाँ पे रह रहेगा कोई जानवर है तो उनके लिए भी तो ये डिस्ट्रक्टिव ही होगा ना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट किस एक कंट्री का कैपेसिटी कितना है कि वो अपने जो भी उसमें रेसिडेंट जो भी रह रहे लोग हैं उनका वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से बढ़ा सकता है, और यहाँ पे पूरे नेशन का प्रोग्रेस देखते हैं हम लोग। और साथ ही साथ हम लोग उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पॉलिसी आ रहा है किसी भी कंट्री में तो उसका पूरा पॉपुलेशन जो है अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सके, वो होगा एक कंट्री के लिए नेशनल डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं। ये क्या होता है, ये सम होता है टोटल इनकम का, जो भी जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इन टोटल इनकम से, तो वो हम लोगों को मिल जाएगा नेशनल इनकम। और जिस कंट्रीज़ का ज़्यादा हायर इनकम होगा वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जैसे कि यूएसए का पर कैपिटा इनकम तो काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो डेवलप्ड कंट्री है। और वही अगर हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में जैसे नाइगर हो गए तो इसके बारे में देखेंगे तो वहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो वो गरीब है यानी अंडर डेवलप्ड है। और जहाँ तक बात है इंडिया का तो वो तो हम लोगों ने देख लिया है कि वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं,
किसी का भी इनकम पर कैपिटा इनकम। ये क्या होता है? ये एक एवरेज इनकम है, अर्न किया जाता है हर एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक जियोग्राफिक रीजन के अंदर, यानी कि एक कंट्री के अंदर जितने लोग रह रहे हैं उन सबका जो है हम लोग एवरेज इनकम निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। और ये जो है कि वर्ल्ड बैंक द्वारा निकाला जाता है और इसमें ये अलग अलग कंट्रीज़ को क्लासीफाई करता है उनके पर कैपिटा इनकम के द्वारा। लेकिन जो पर कैपिटा इनकम होता है ना, ये इनइक्वालिटीज़ को छुपा देता है। किस तरह से छुपा देता है? अब मान लेते हैं 2 कंट्री है, दोनों में 5-5 लोग रहते हैं, ठीक है। जो कंट्री ए है इसमें जो लोग हैं वो मान लेते हैं इन दोनों कंट्री का 5000 रुपीज़ जो है कि ये है नेशनल इनकम है। तो इसमें जो है कि पाँचों लोग जो है कि हज़ार रुपया कमाते हैं। लेकिन कंट्री बी में क्या है कि जो 4 लोग हैं वो 500 रुपया कमाते हैं और जो एक बचा वो अकेले 3000 रुपीज़ कमाता है। लेकिन यहाँ हम लोग जब एवरेज इनकम निकालेंगे ना तो दोनों का इक्वल आएगा। तो इससे क्या होता है? पर कैपिटा इनकम जो है वो इनइक्वालिटीज़ को छुपा देता है, नहीं पता चलता। इसीलिए हम लोगों को जो है कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं, साथ साथ और भी चीज़ें देखनी चाहिए कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 2019-20 में इतना था इंडिया का। तो अगर हम इंडिया के अंदर देखें कि कौन सा स्टेट ज़्यादा कौन से स्टेट का ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, तो वो गोवा का है। उसका हाईएस्ट है 4,30,000 रुपीज़। और वहीं अगर हम लोग बिहार का देखें तो वो लोएस्ट है 40,000 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट है इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट। तो ये है नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 1 ईयर। 1 साल के अंदर मतलब कितने बच्चे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले उनका डेथ हो गया। तो ग्लोबली भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत है। तो उनका मेन कारण क्या है? निमोनिया, अपन लोग ट्रेबर, कॉन्गलेशन, मालफॉर्मेशंस, माल न्यूट्रिशन, ये सब जो है कि लीडिंग काजेज है। और अगर वही हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया में जो है कि 33 पर 1000 लाइव बर्थ जो है कि इंडिया में है, जिसमें कि केरला में सबसे कम है और बिहार में सबसे ज़्यादा है। यानी कि बिहार में क्या पता चलता है हम लोगों को कि वहाँ का हेल्थ फैसिलिटीज़ सही नहीं है। अब उसके बाद है काउजेज इन इंडिया। इंडिया में क्या काउजेज है? प्री मैच्योर बर्थ, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 9 मंथ लगता है एक बेबी को पूरी तरह से डेवलप्ड होने में, और वो उससे पहले 7 मंथ में अगर हो जाता है तो वो एक प्री मैच्योर बर्थ होगा। उसमें क्या हो जाता है कि बेबी उतनी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है कि वो इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके और उसका डेथ हो जाता है। उसका एस्फिक्सिया, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। अब जो बच्चा अभी बर्थ लिया है उसमें कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। फीमेल लिटरेसी रेट बहुत कम है इंडिया में। और साथ ही साथ चाइल्ड मैरिज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का, क्योंकि इनमें सिर्फ बच्चों को ही नहीं, साथ साथ माँ को भी बहुत खतरा होता है। मान लेते हैं कि अगर किसी भी लड़की का शादी बचपन में यानी कि 16 ईयर में हो गया और वो 17 ईयर्स में माँ बन जाती है, तो उसका बॉडी इतना डेवलप नहीं रहता है कि वो, या फिर वो इतनी मेंटली स्टेबल नहीं रहती है कि वो उतने दर्द या उतने पेन को सह सके। तो उससे क्या होता है कि वो नहीं हैंडल कर पाती है और डेथ हो जाता है। और चाइल्ड मैरिज भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और साथ ही साथ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड वर्कर्स। क्या होता है कि काफ़ी जगह प्राइमरी जो हेल्थ केयर होता है वहाँ पे जो ट्रेंड वर्कर्स नहीं होते हैं, यानी कि जो सही तरीके से चीज़ों को हैंडल कर पाएँ। अब हम लोग के पास सॉल्यूशन है जो कि हम लोग जिसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंडिया में कम कर सकें। तो इसके लिए क्या होगा कि हम लोगों को अटेंशन पे करना होगा प्रेगनेंसी के वक्त मदर के हेल्थ पे और उसके फेटस पे भी रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, और साथ ही साथ हर चीज़ को सही तरीके से मतलब कि हैंडल करना चाहिए। तो इसका जो है कि हमारे यहाँ एक योजना है जननी सुरक्षा योजना, जिसमें हम लोग जननी की सुरक्षा के बारे में ये करते हैं। ये एक नेशनल पॉलिसी है और हम लोगों को ये इंश्योर करना चाहिए कि देख पहले क्या होता था कि लोग जो है कि ये प्रेगनेंसी के वक्त या बर्थ के वक्त वो लोग नहीं लेकर जाते थे हॉस्पिटल, घर में ही मतलब सारा चीज़ हो सकता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि मान लेते हैं उतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, तो कुछ भी अगर वैसा हो गया तो उसको वो लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या हम लोग को इंश्योर करना चाहिए कि बेबी जो है कि हॉस्पिटल्स में ही डिलीवर किया, वेलनेस सेंटर्स में ही। और 80% जो है कि इससे क्या होगा, IMR अगर 80% IMR रिड्यूस हो सकता है अगर हम लोग क्लीन वाटर और प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग और गुड न्यूट्रिशन पे ध्यान दे। तो उसके बाद लिटरेसी रेट क्या होता है? लिटरेसी रेट जैसा कि मैंने बताया कि 15 साल से कम या उससे ज़्यादा के बच्चे, उतने बच्चे जो कि रीड और राइट मतलब लिख और पढ़ सके किसी भी लैंग्वेज में, तो वो हो गया कि वो लिटरेट है। और जो नहीं पढ़ पाएगा वो इलिटरेट है। तो इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 74.04% जो है कि लिटरेट है, जिसमें कि 82.14 मेल है और
5.46 फीमेल्स है, जिसमें कि केरला का सबसे अच्छा है, टॉप पे है वो 93.91% और बिहार का सबसे कम 63.82%। इसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि बिहार में बहुत डेवलपमेंट का ज़रूरत है। और रीजंस, इलिटरेसी का रीजंस क्या है इंडिया में? सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक और सोशल डिवाइड है, यानी कि जैसे कि अगर कोई गरीब तबका का लोग है या फिर अगर कोई दूसरे कास्ट का है तो उसको जो है कि मतलब कि बहुत ही नीचे नज़रिए से देखा जाता है इस वजह से। और साथ ही साथ यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, पैसा का भी बहुत बड़ा बात हो जाता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी के पास पैसा नहीं है तो वो किस तरह से पढ़ाएगा अपने बच्चों को, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मान लेते हैं अगर किसी के पास इतना पैसा है, मान लेते हैं उसके 2 बच्चे और उसके पास इतना पैसा है कि वो एक बच्चे को पढ़ा सकता है, तो वो हमेशा प्रेफर करेगा कि अपने जो बॉय है उसको पढ़ाए। तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और टेक्नोलॉजिक बैरियर्स भी होता है। जैसे कि कोरोना में क्या हुआ कि सारा कुछ बंद हो गया, तो हर चीज़ तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हो रहा था, पढ़ाई भी तो अब आपका मोबाइल में हो रहा था। तो अगर जिसके पास मोबाइल था वो लोग तो पढ़ लिए, लेकिन जिसके पास नहीं था वो तो नहीं पढ़ पाए। तो इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि टेक्नोलॉजी भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और उतना मतलब सारे लोगों के लिए उतना फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, और बहुत ही जो पुअर होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ चाइल्ड लेबर, यानी कि अगर कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स जो होंगे ना वो सोचेंगे कि इसको स्कूल भेजेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इससे अच्छा इससे कुछ काम करवाते हैं, थोड़ा पैसा आएगा घर में। तो चाइल्ड लेबर की वजह से भी। और साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल्स में इनरोलिंग बहुत कम होता है, जैसा कि मैंने कहा कि लोग जो है कि बच्चों को पढ़ाने की बजाय चाइल्ड लेबर यानी कि काम करवाने के लिए भेज देते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का क्या एफर्ट्स है। तो सबसे पहला, गवर्नमेंट हम लोगों को ना बहुत, देखो क्या होता है ना, देखिए बहुत ज़्यादा मिशंस पॉलिसीज़ होता है, लेकिन हम लोगों को उतना ज़्यादा हम लोग तो याद कर नहीं पाएंगे। तो हम लोगों को उतना ही लिखना है, उतना ही समझना है जितना हम लोग याद करके रख सके और एग्ज़ाम में लिख सके। क्योंकि अगर हम लोग इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और एग्ज़ाम के टाइम वो हमें याद ही ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसा पढ़ने का। तो हम लोगों ने यहाँ 3 देखा, नेशनल लिटरेसी मिशन 1988 में चलाया गया था। उसका सर्व शिक्षा अभियान, ईच वन टीच वन, यानी कि हर किसी को मिलना चाहिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एजुकेशन का, जहाँ बात हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 86th अमेंडमेंट 2002 का, क्योंकि इसमें क्या हुआ था ना कि एजुकेशन का हमारे फंडामेंटल राइट में रख दिया गया था। इसमें क्या था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था 6 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, फ्री और कंपलसरी है, और ये उनका फंडामेंटल राइट है। और साथ ही साथ है बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या है कि हम लोग जो है कि ये हाईएस्ट हाइट और वेट का जो है कि एक इंसान का रेशियो निकालते हैं। कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग बॉडी मास इंडेक्स, जैसे कि किसका वेट कितना है और हाइट कितना, उसे डिवाइड करेंगे तो हम लोग को बॉडी मास इंडेक्स मिलता है। ये एक किसी भी पर्सन का हेल्थ के बारे में बताता है कि वो उसका हेल्थ कैसा है। जैसे कि अगर BMI 18.5 से कम होगा ना तो वो अंडर न्यूरिश्ड होगा, और वही अगर 25 से ज़्यादा होगा तो वो ओवर वेट होगा। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, ये UNDP द्वारा पब्लिश किया जाता है। इसमें जो है कि अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं उनके एजुकेशन लेवल के अकॉर्डिंग, हेल्थ स्टेटस और पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग, और देखते हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का और भी अदर पार्ट्स है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर कभी आया ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में लिखना, तो ये सब आप लिख सकते हैं। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकालते हैं और इसका मेन पार्ट्स क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का सबसे पहला है कि लॉग और हेल्दी लाइफ मिले सभी को, सबको नॉलेज मिले, एक्सेस टू नॉलेज हो, और साथ ही साथ एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स हो। इसी से हम लोग जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं। और सब में इतना कैपेबिलिटी हो कि वो सारे क्राइटेरिया को पूरा कर सके। तो इसमें जो है कि टॉप परफॉर्मर्स हैं नॉर्वे, आयरलैंड और उसका स्विट्ज़रलैंड। और इंडिया का 189 कंट्रीज़ में 131 रैंक आता है। मतलब कि इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा अपने नेशन में डेवलपमेंट और बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, और ये आप लोग ही हैं जो आगे जाके सारी चीज़ों को करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर डैट। अब एक्सपैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, हम लोग किस तरह से एक्सपैंड कर सकते हैं। हम लोग मोर एजुकेशन देना होगा वुमेंस और गर्ल्स को, इकोनॉमिकली एम्पावर करना होगा वुमेंस को, और हम लोग को जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम करना होगा। वैसे इस वो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट था उसका जो है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या था, उसका था कि वो जो है कि अपॉर्चुनिटीज़ और चॉइस दे सके, फ्रीडम दे सके लोगों को, और इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सके, और साथ ही साथ हर चीज़ों को लोगों के लिए बेहतर बना सके। अब
देखिए जो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब कि इसमें हम लोग जो है कि एक बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेन क्राइटेरिया का है, जिससे क्राइटेरिया क्या है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई करता है कि कौन सा कंट्री का क्या डेवलपमेंट है या नहीं है। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। और साथ ही साथ यूएनडीपी किस तरह से मेज़र करता है डेवलपमेंट को, और वाई डू हम लोग एवरेज को ही यूज़ क्यों करते हैं हम लोग एक एक इंसान का, या फिर जो है कि और क्या क्या लिमिटेशंस है। और साथ ही साथ कैपिटा बोल रही हूँ। साथ ही साथ क्या है कि जो केरला है वो लोअर पर कैपिटा इनकम है, लेकिन फिर भी वो ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। और सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है डेवलपमेंट के लिए। तो आप लोग एक बार ज़रूर से एनसीईआरटी बुक को रीड कीजिएगा। आप लोगों को मतलब कि क्या होता है कि मैंने तो आपको पढ़ा दिया, लेकिन जब तक से आप उसको खुद से रीड नहीं करेंगे ना, तब तक से चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होंगी। तो एक बार रीड कर लीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी अगर कोई डाउट्स रह जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे आप लोगों को क्या चाहिए और क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी बताइएगा। So let's finish this class here, and thank you.